नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में आज की महत्वपूर्ण जो न्यूज़ हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी संबंधित पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये 6 न्यूज़ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है आरबीआई से जुड़ी हुई, और आरबीआई ने जो एनआरआई है, जो विदेशी मुद्रा जमा है, उस पर जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ा दी है। और जब से ये ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं तब से ये कहा जा रहा है कि अब भारत में खूब ढेर सारा पैसा आएगा, और इसी कारण से ये जो मामला है ये चर्चा में है। आरबीआई ने विदेशी मुद्रा जो अनिवासी बैंक जमा है, जिसे हम FCNR कहते हैं, अब इसके बारे में न्यूज़ आ रही है कि अब इसे क्या किया है कि एक तरह से देखें तो इसकी जो ब्याज दर सीमा है, उसे क्या कर दिया है कि आरबीआई ने उस सीमा को बढ़ा दिया है, और इस कारण से कई सारे जो प्रभाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, बैंकों को अब सभी अवधियों पर उच्च ब्याज देने की अनुमति दे दी गई है, और इससे जो अनिवासी भारतीय हैं, जो एनआरआई हैं, उनको अब अपनी बचत पर अधिक कमाई करने में मदद मिलेगी। अगर वो अधिक कमाई करेंगे तो पक्का है कि अपने देश में अधिक से अधिक धन भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, और इस कदम का जो उद्देश्य है ऐसे समय में अधिक विदेशी जो पूंजी है उसको आकर्षित करना। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कदम है। और जब विदेशी निवेशकों के द्वारा भारतीय शेयर बाजारों से धन निकालने के कारण भारतीय रुपया दबाव में आ गया है, तो इस समय देखें तो एक तरह से रुपए के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये आरबीआई का जो कदम है कहीं ना कहीं इसे उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात करें तो अब 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम अवधि की जो FCNR भी है, इसमें जो जमाएं हैं वो अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ के दर में देखें तो जो जमा है उस पर 4% की दर जुटाने की जो अनुमति है वो प्रदान कर दी गई है, और पहले ये केवल 2.5% थी। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1.5% की जो इसमें वृद्धि की गई है, एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी तरह से दूसरा जो कदम है कि 3 से 5 वर्ष की जो अवधि है, इसकी जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता अवधि है, ऐसी जमाओं पर ARR जो प्लस है उस पर 5% ब्याज दिया जा सकता है, जो कि पहले केवल 3.5% था, 3.50% था, तो इसे भी 1.5% की दर से बढ़ा दिया गया है। और ये जो छूट है कहीं ना कहीं 31 मार्च 2025 तक उपलब्ध रहेगी, तो एक तरह से टाइम बाउंडेशन भी दे दिया गया है। इसके अलावा देखिए, आरबीआई ने सुरक्षित मुद्रा बाजार पर जो आधारित बेंचमार्क है उसे और सुरक्षित ओवरनाइट रुपया दर की शुरुआत करने का भी एक बड़ा डिसीजन ले लिया है, और फाइनेंशियल जो बेंचमार्क्स है ये इंडिया लिमिटेड्स के प्रस्ताव के आगे बढ़ाने का अनुरोध अब किया जा रहा है। ये जो प्रस्ताव है कहीं ना कहीं बेंचमार्क पर आरबीआई की जो सीमित सिफारिशें हैं उनके अनुरूप ही लिया जा रहा है। और जो रिजर्व बैंक है, जो आरबीआई है, उसने देश में रुपया ब्याज दर जो बेंचमार्क है, विशेष तौर पे देखें तो जो मिबोर है, MIBOR है, उसके उपयोग की समीक्षा करने और इसके साथ ही नए जो बेंचमार्क है उसमें बदलाव की आवश्यकता की जांच करने के लिए जो रामनाथन सुब्रमण्यम, ये जो नाम है ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे जुड़े हुए भी सुब्रमण्यम जो है, ये जो नाम है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाल में ये जो जांच निर्धारित हुई है, कहीं ना कहीं रामनाथ जो सुब्रमण्यम है, इनकी अध्यक्षता में एक बेंचमार्क की समिति का कमेटी का भी गठन किया गया था, और उसी कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनआरआई जो कह सकते हैं कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, उनके बारे में भी संक्षिप्त रूप से आपको पता होना चाहिए, जिन्हें प्रवासी भारतीय भी कहा जाता है। एनआरआई जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है। और
जो एक्चुअल इनका मीनिंग है वो नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। कहीं ना कहीं भारत के नागरिक होते हैं और ये रोजगार, कारोबार या फिर कह सकते हैं पढ़ाई के साथ किसी अन्य वजह से 6 से लेकर महीने या उससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें एनआरआई बोला जाता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर हम बात करें कि जो जमा खाते हैं एफसीएनआर के, तो देखिए इसमें अगर बात की जा रही है तो विदेशी मुद्रा जो अनिवासी है उनके लिए संक्षिप्त नाम दिया गया है। और ऐसे खाते हैं जिसमें एनआरआई अपनी कमाई को यूएसडी या जीबीपी की जैसी जो विदेशी मुद्राएं हैं उनमें ये जमा करके रख सकते हैं। जैसे यूएसडी की बात की जा रही है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में। दूसरी बात है जीबीपी यानी ग्रेट ब्रिटेन जो पाउंड है उसमें ये अपनी कमाई को रख सकते हैं और इससे उन्हें विनिमय दर में जो उतार चढ़ाव है उससे सुरक्षा मिलती है, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। जो विनिमय दर है इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है, तो इससे सुरक्षा देने के लिए ये प्रावधान इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो मिबोर है जिसे शॉर्ट में हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये क्या है? तो ये एक ब्याज दर बेंचमार्क है जो औसत ब्याज दर का क्या करता है? एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और इस पर बात करें तो भारतीय बैंक जो इंटर बैंक बाजार है उसमें अन्य बैंकों से ये पैसा क्या करता है? बारो करता है, खींचता है, उधार लेता है। इसका जो उपयोग है कहीं ना कहीं ये विभिन्न जो ऋण है, जो बॉन्ड है, डेरिवेटिव, बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, इसके साथ ही विभिन्न जो वित्तीय साधन है उनके संदर्भ में दर के रूप में किया जाता है। तो ये जो टॉपिक था ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, अगर इकोनॉमिक कंटेंट की जानकारी आपको नहीं है तो थोड़ा सा समझने में कठिन हो सकता है। चलिए आज की इस चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो मिबोर की बात कर रहे हैं यानी मुंबई इंटरनेट जो बैंक ऑफर रेट है ये एक ब्याज दर बेंचमार्क है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है। दूसरा कथन है जो मुंबई इंटर बैंक जो ऑफर रेट है इस पर भारतीय बैंक इंटर बैंक बाजार में अन्य बैंकों से क्या करता है? उधार लेता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विकल्प है केवल एक, बी विकल्प है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है न तो एक न ही दो। तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का चौथा जो एडिशन है ये इस समय चर्चा में है, क्योंकि इंडिया इंटरनेट जो गवर्नेंस फोरम है 2024 इसका जो आयोजन है 9 और 10 ये जो दिसंबर 2024 चल रहा है, इसी को भारत मंडपम, देश की राजधानी जो नई दिल्ली है, इसके भारत जो मंडपम जो स्थान है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और यह जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके साथ ही देखें तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा ये पूरी तरह से प्रायोजित है। इसका ये अब तक का देखें तो 4th एडिशन है। ये क्या है? चौथा संस्करण, 4th एडिशन है। और भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार थीम के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है वर्ष 2021, 22, 23 और उसी के चौथे क्रम में क्या है कि ये उसका चौथा संस्करण है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें समझना है कि चौथा जो संस्करण है वो भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, ये क्या है कि ये शीर्षक है इस बार का। इस थीम के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले हमने बताया कि 2021 से ये प्रारंभ हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, 23 में हुआ, 23 में इसका तीसरा संस्करण था। और अब 2024 में देखेंगे तो 9 और 10 दिसंबर को इसके चौथे संस्करण का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर सफल हाइब्रिड जो संस्करण है, जो एडिशन है, उसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो IGF 2024 है ये एक सुरक्षित, समावेशी और कह सकते हैं कि संधानी जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको खास तौर पे ये फोकस करेगा, उन्हें संबोधित करेगा। और कहीं ना कहीं ये जो फोरम है कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन विषयों की बात कर लें तो देखिए डिजिटल जो डिवाइड है उसको पाटना, एक तरह से जो डिजिटल के स्तर पे देखें तो एक खाई देखने को मिलती है, बड़े स्तर पे असमानता इसके विस्तार में
को मिलती है, इसके पहुँच को देखें तो मिलती है, तो उसको समाप्त करना है। ऑनलाइन जो माहौल है उसमें विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बहुत लोग इससे डरते हैं और इस पर विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग अनसिक्योर फील करते हैं, तो उस भावना को कम करना है। राष्ट्र निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का जो लाभ है वो प्रदान करने के दृष्टिकोण से यही नहीं, एक सुरक्षित, समावेशी और नैतिक रूप से इंटरनेट गवर्नेंस की जो आवश्यकता है उस पर खास तौर पे बल दिया जा रहा है और कई सारे जो जिम्मेदार एआई हैं उन पर भी बात की जा रही है। इसके अलावा कई सारे अन्य भी विषय हैं, जैसे पर्यावरण अनुकूलन, संधानी जो इंटरनेट है इसका निर्माण, डिजिटल क्षेत्र में ऊर्जा कुशल जो प्रथाएं हैं और जो पर्यावरणीय स्थिरता है उसको खास तौर पे फोकस करते हुए ये आयोजन किया जा रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इंटरनेट गवर्नेंस के अहम पहलुओं का पता लगाया जाएगा, सार्थक संवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, वैश्विक डिजिटल जो परिदृश्य है उसमें भारत के नेतृत्व का उजागर कह सकते हैं, उसका जो भूमिका है उसे उजागर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो व्यापक चर्चा है ये विभिन्न क्षेत्रों के जो हितधारक हैं उनको इंटरनेट गवर्नेंस में जो दबाव वाली चुनौतियां हैं उनसे निपटने और जो नए अवसर हैं उनको दोहन करने में एकजुट करके एक मंच पे लाएंगे, उनके लिए एक सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया इंटरनेट जो गवर्नेंस फोरम है, IIGF है, ये क्या है? तो ये एक संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है और ये क्या है कि UNIGF जो है इसका भारतीय एक चैप्टर है, एक यूनिट है और कहीं ना कहीं ये एक वैश्विक बहुहितधारक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है जो कहाँ से जुड़ा है तो एक हितधारकों का एक सामूहिक मंच है। ये इंटरनेट से संबंधित जो सार्वजनिक पॉलिसी हो सकती है उसके विभिन्न मुद्दों पर खास तौर पे जो चर्चाएं हो सकती हैं उन चर्चाओं को बढ़ावा देता है। इसकी जो स्थापना है कहीं ना कहीं 2021 में हुई थी और यह सरकार और नागरिक जो समाज है, जो उद्योग तकनीकी समुदाय हैं उन पर विचार मंच और जो विभिन्न उद्योग संघ हैं उनके प्रतिनिधियों के बीच में एक सहयोगात्मक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और इसी उद्देश्य से संबंधित जो चुनौतियां हैं, जो जोखिम हैं, उनको संबोधित करते हुए इंटरनेट के जो विभिन्न अवसर हो सकते हैं उसको अधिकतम करना इसका मूल उद्देश्य है। यही नहीं, ये साइबर सुरक्षा, डिजिटल जो समावेशन है, विभिन्न जो आंकड़े हैं उनकी जो प्राइवेसी है, जो डेटा गोपनीयता है, उसके साथ जो विभिन्न उभरती हुई प्रौद्योगिकियां हैं, वैसे मुद्दों को संबोधित करते हुए सुरक्षित और सुलभ जो इंटरनेट है उसके लिए नीतियों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो कुछ जैसे नेशनल इंटरनेट जो एक्सचेंज ऑफ इंडिया की बात हो रही है, निक्सी की, तो इससे जुड़े हुए भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसकी जो स्थापना है कहीं ना कहीं जून 2003 को हुई थी। ये एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका जो उद्देश्य है देश में बेहतर जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनकी पहुंच, उनकी सुलभता उपलब्ध कराना। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो इसका नोडल एजेंसी है, उसी के अंतर्गत ये काम करता है। तो ये न्यूज़ हमने देखा, इस पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प दिया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी UNIGF का भारतीय एक अध्याय है, एक यूनिट है, एक चैप्टर है। इसका तीसरा जो संस्करण है वो 9 से 10 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें जो तथ्य है वो सही गलत हो सकते हैं और इन्हीं दो स्टेटमेंट के आधार पर कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो ये हो गया यहाँ पर इन। अगला जो टॉपिक है जो न्यूज़ में है वो है भारत बना संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग का अध्यक्ष। तो देखिए इंडिया के संदर्भ में एक अच्छी न्यूज़ आ रही है क्योंकि हाल ही में जो भारत है उसको नारकोटिक्स जो ड्रग्स आयोग है उसके 68वें जो सत्र है इसके लिए क्या है कि खास तौर पे अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है। तो अब क्या होगा कि जो इंडिया है वो इस सत्र के लिए क्या होगा कि अब अध्यक्ष होगा
और ये अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये अब इंडिया यानी अपना प्यारा देश भारत करेगा। भारत पहली बार नारकोटिक्स ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता करेगा। तो ये बड़ा ही कहें तो फक्र करने वाली बात है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स जो आयोग है ये है क्या। सबसे पहले तो हम बात करें कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको वियना में देखने को मिलेगा। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1946 में आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग और संयुक्त राष्ट्र की जो नशीली दवाओं से संबंधित जो मामले हैं उस पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था के द्वारा किया गया था। तो काफ़ी पुरानी कह सकते हैं कि काफ़ी पहले स्थापित ये आयोग है और ये संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यात्मक आयोगों में से एक है। यही नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र नशीली दवाओं और अपराध कार्यालय का भी एक शासी निकाय है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके कार्यों की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग इसके क्या वर्क फंक्शन है, तो विश्व स्तर पर नशीली दवाओं के रुझानों की जो निगरानी है वो ये करता है। संतुलित उसके लिए नीतियां बनाने में सदस्य देशों का समर्थन, उन्हें मदद पहुंचाता है और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के सम्मेलनों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। और कहीं ना कहीं देखें तो इस समय जो भारत है वो इस तरह के ड्रग्स नशीली दवाओं का हब बनता जा रहा है या कहें तो रूट बनता जा रहा है। जैसे आप देखेंगे खास तौर पे देखा जाए कि भारत से अरब देशों को या पश्चिम के देशों को बड़े स्तर पे क्या है कि ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। अगर देखें पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से बड़े स्तर पे जो ड्रग्स हैं वो भारत पहुँच रहा है और फिर भारत के पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ से क्या है कि समुद्री मार्ग से ये पश्चिम पहुँच रहा है, फिर यहाँ से ये यूरोप पहुँच रहा है और फिर अफ्रीका तक इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन पर नियंत्रण लगाने के लिए ये जो आयोग है इसकी जो अध्यक्षता भारत को मिली है, कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने में शायद सक्षम हो सके। अब ये देखने वाली बात है कि कितना व्यवहारिक स्तर पे इसके सकारात्मक परिणाम भारत को मिलते हैं, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। विकल्प है वर्ष 1935, वर्ष 1946, वर्ष 1947, वर्ष 1956। तो ये आपको उत्तर देना है। तो ये यहाँ पर हो गया। अगला जो न्यूज़ है वो है देखिए रिम तालबा जिन इमैनुएल जो है वो उएनड्रागो अब ये क्या बने हैं कि बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए एक तो इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर ये प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं, जिस कारण से चर्चा में है क्योंकि हाल ही में बुर्किना फासो के जो राष्ट्रपति थे जो इब्राहिम ट्रोरे, पहले क्या थे तो इब्राहिम ट्रोरे क्या थे, बुर्किना फासो के अभी तक राष्ट्रपति थे और उन्होंने रिम तालबा जिन जो इमैनुएल उएनड्रागो हैं उन्हें देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो अब इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है और इससे पहले जो ये थे ये संचार संस्कृति और कला के साथ पर्यटन मंत्री के पद पर आसीन थे, लेकिन अब बुर्किना फासो के प्रधानमंत्री के रूप में देखें तो ये यहाँ पर अब नियुक्त हो चुके हैं। अब ये यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। तो दो बातें हैं, इनकी नियुक्ति कहाँ के लिए हुई है, किस देश के लिए हुई है और इसके साथ क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए इस देश से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो बुर्किना फासो है इसके बारे में इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए बुर्किना फासो क्या है, पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी जो सीमा है वो महत्वपूर्ण देशों से लगती है। जैसे देखिए यहाँ पर इधर आएंगे तो आपको माली देखने को मिलेगा, माली के साथ क्या है कि नाइजर आपको देखने को मिलेगा, नाइजर के साथ इधर आएंगे तो जो बेनिन है बेनिन से इसकी सीमा साझा होती है, टोगो से होती है, आइवरी कोस्ट से होती है। तो ये कई सारे जो देश हैं, घाना से इसकी सीमा साझा होती है, आइवरी कोस्ट से इसकी सीमा साझा होती है। तो ये सारे देश हैं जहाँ से कहीं ना कहीं देखेंगे तो इसकी सीमा साझा होती है। तो आपको ये देखना है कि ये जो बुर्किना फासो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है किन किन देशों से लगती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसका जो सबसे निचलतम जो स्थान है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो बोरोमा है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसकी जो राजधानी है वो इसके मध्य में देखने को मिलेगी। इसकी राजधानी ओगाडोगु है। और इसके अलावा यहाँ की जो मुद्रा है कहीं ना कहीं पश्चिम जो अफ्रीकन कम्युनिटूट है और XOF ये इसका नाम दिया जाता है। उत्तर में आप देखेंगे तो कुछ जो क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं क्या है कि आपको मरुस्थली क्षेत्र के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई सारी यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए व्हाइट बोल्टा जो नदी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो सिरवा रिवर है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर रेड बोल्टा आपको देखने को मिलेगी। ब्लैक बोल्टा ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनके बारे में आप देख सकते हैं। कई सारे नेशनल पार्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इससे संबंधित जो जानकारी थी वो हमने देखी। चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। बुर्किना फासो की जो सीमा है निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती है? जैसा कि हमने पहले बताया कि इनकी नियुक्ति और इसके साथ ही भौगोलिक जो अवस्थिति है उससे जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं। विकल्प है माली, कांगो, नाइजर और घाना। तो आपको पहले से क्या है कि ये आपका मैप है और मैप को देख लीजिए कि कितने देश हैं। जो माली है, नाइजर है, घाना है, बेनिन है, टोगो है और कोट डी आइवरी, ये इतने देश हैं जिनसे कहीं ना कहीं इसकी जो सीमा है कहीं ना कहीं इससे लगती है। ये सभी देश आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके अलावा क्या है कि इससे आप प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल जो बोचेलेट हैं उनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसी कारण से देखें तो चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं तो चिली आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चिली की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और ख़ास तौर पे देखें जो यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है मिशेल बोचेलेट। इन्हें क्या है कि अब इंदिरा गांधी शांति जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। जो बोचेलेट हैं इनको ये पुरस्कार लैंगिक जो समानता है, मानवाधिकार है, लोकतंत्र में सुधार करने के लिए इनके अब तक के जो सहयोग है, जो योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें ये सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, कौन सा पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा, किस कह सकते हैं कि उल्लेखनीय योगदान के लिए। तो ख़ास तौर पे लैंगिक जो समानता है, मानवाधिकार है, लोकतंत्र है और इन तीनों कह सकते हैं कि योगदानों के लिए, इस योगदान के लिए इन्हें ये जो पुरस्कार है ये प्रदान किया जाएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में की गई थी, 1986 में की गई थी। यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी है उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है और ख़ास तौर पे इसे निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ये जो पुरस्कार है कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण, डेवलपमेंट और अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है उसे बढ़ावा देने के लिए, उस दिशा में रचनात्मक जो भी प्रयास हैं वो करने के लिए खास तौर पे किसी व्यक्ति या किसी संगठन को दिया जाता और ये बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक खोजों का जो उपयोग है कहीं ना कहीं मानवता की भलाई के लिए किया जा रहा है और स्वतंत्रता के दायरे में रहकर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। अब इस चर्चा पर आधारित एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में मिशेल बोचेलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ये किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये पूछा जा रहा है। विकल्प है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली और इटली। तो ये हमने देख लिया। अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो ये है सीमा सुरक्षा बल जो BSF है उसका 60वां जो स्थापना दिवस है वो जो समारोह हुआ है ये चर्चा में है क्योंकि हाल ही में जो BSF है उसका 60वां स्थापना दिवस जो समारोह था उसका आयोजन किया गया। और ये जो आयोजन है ये देश के राजस्थान, किस राज्य से संबंध है तो राजस्थान राज्य के जोधपुर में ये आयोजन हुआ है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं जैसे सीमा सुरक्षा बल उसके बारे में देख लेते हैं। तो BSF क्या है कि एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है,
ठीक है। इसकी जो स्थापना है वर्ष 1965 में हुई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये खास तौर पे कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बल की व्यवस्था की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी और कहीं ना कहीं ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। बीएसएफ अधिनियम को वर्ष 1968 में संसद के द्वारा पारित किया गया था। बीएसएफ जो अधिनियम है 1968 की धारा 139(1) के फर्स्ट केंद्र सरकार को उसमें निर्दिष्ट जो उद्देश्य हैं उनके लिए किसी भी केंद्रीय अधिनियम के संबंध में बल के जो सदस्य हैं उनको शक्तियां, उनके कर्तव्य प्रदान करने का अधिकार देती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा बीएसएफ को कई सारे पावर्स दिए गए हैं। उन पावर्स की बात कर लेते हैं। कौन सी शक्तियां हैं बीएसएफ के पास? तो बीएसएफ को अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ खास शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे कुछ खास मामले हैं, इन सभी मामलों में जो बीएसएफ है ये सर्च कर सकती है, तलाशी ले सकती है, जब्ती कर सकती है। जैसे नशीले पदार्थों की जो तस्करी है, ऐसे मामलों में अन्य जो प्रतिबंधित वस्तुएं हैं उनकी अगर तस्करी का मामला संदिग्ध होता है, या फिर विदेशियों का जो अवैध प्रवेश है उस मामले में, और इसके साथ ही किसी भी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत जो दंडनीय अपराध है उस संदर्भ में कोई मामला आता है तो उस संदर्भ में बीएसएफ को ये पावर दी गई है कि वो सर्च और जब्ती का जो अधिकार है वो यूज करते हुए ये दो कार्य कर सकती है। बीएसएफ को केवल प्रारंभिक पूछताछ का ही अधिकार प्राप्त है और उसके बाद जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर आपको कोर्ट का है। उसके बाद देखें तो संदिग्ध व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस को सौंपना अनिवार्य इसमें प्रावधान है। तो ये हमने देख लिया। इस पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ किसके अधीन कार्य करता है? विकल्प दिए गए हैं होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और पीएमओ यानी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसके अंतर्गत, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आज जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी जो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।